कहते हैं स्वस्थ शरीर के साथ साथ दांतों को स्वस्थ रखना भी है ज़रूरी, क्योंकि स्वस्थ दांत ही बढ़ाते हैं हमारी खूबसूरती। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज की इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर प्रतीक सिंह जी से, जो कि एक डेंटल सर्जन के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल रहे हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामनगर में। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कंचन जी। और आपका मैं किस तरीके से वो कहूँ कि आपने मेरे को इस लायक समझा कि आपने यहाँ पे मेरे को बोलने का मौका दिया। सबसे पहले द कंचन नेगी शो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, पूछना चाहेंगे सबसे पहले कि आपने डेंटल को ही क्यों चुना और आपका सफ़रनामा कैसे रहा? ये डेंटल को चुनने का रीज़न सिर्फ मेरे फादर साहब थे, जो कुमाऊं में अपना डेंटल कॉलेज ओपनिंग करना चाहते थे, जिसके रीज़न की वजह से मैंने डेंटिस्ट्री में एडमिशन लिया था जी। और मैंने 2007-8 बैच में BDS में एडमिशन लिया था। उसके बाद 2014 से 17 तक मैंने MDS में PG किया। उसके बाद मैं 3 इयर्स तक रीडर की पोस्ट पर रहा अलग अलग कॉलेजों में, और प्रेजेंट टाइम में मैं अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट पे ये 3 हॉस्पिटल को कमांड कर रहा हूँ जी। तो जब आप पढ़ रहे थे डॉक्टर साहब और जब आप पढ़ा रहे थे, तो क्या अंतर आपने महसूस किया? देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि जब आपने स्टूडेंट लाइफ होती है तो फ्यूचर के बारे में इतना बच्चा सोचता नहीं है जी। उस समय जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय हमें पेशेंट को देखना ज़्यादा होता था, OPD में देखना, और पढ़ने पढ़ते के साथ जब हमने पेशेंट देखना चालू किया तो फिर उसके बाद हमें लगा कि और उससे ज़्यादा भी हम कुछ और कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम अपने हॉस्पिटल में आ गए, फिर अपने बिजनेस में आ गए, तो फिर स्टेप टू स्टेप वो चीज़ें चेंज होती चली गई जी। डॉक्टर साहब, कितना ज़रूरी आप समझते हैं कि एक डॉक्टर को सौम्य स्वभाव का होना चाहिए और जनता के साथ, जो भी पेशेंट आते हैं उनके साथ अच्छे से बातचीत करनी चाहिए? आपका क्या मत है इस बारे में? देखिए, मैं इतना समझता हूँ कि डॉक्टर के 70% प्रॉब्लम, अगर हम किसी पेशेंट को बहुत प्यार से बात करें तो वो सेटिस्फाई हो जाता है, उसकी 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जी। बचे उसके बाद उसकी जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीटमेंट देने के लिए। तो मेरा को मानना ये होता है कि किसी भी डॉक्टर्स की, बहुत सारे डॉक्टर करते भी हैं, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है कि हम पेशेंट को जितना ज़्यादा उसको सेटिस्फाई कर दें कि हाँ, हमने जो उसको ट्रीटमेंट दिया है उससे उसको फ़ायदा पहुँचेगा, तो उससे बहुत फ़ायदे पहुँचते हैं, जो मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने किया है। कई ऐसे पेशेंट थे जो बहुत क्रिटिकल थे मेरे लाइफ में, लेकिन मैंने उनको कोऑपरेट किया। अगर मैंने उनसे अच्छे से बात किया, रिजल्ट उस हिसाब से आया या नहीं आया, लेकिन वो इतने मोटिवेट हुए कि वो बिल्कुल उस समय के हिसाब से वो ठीक भी हो गए जी। डॉक्टर साहब, पूछना चाहेंगे कि हम लोग सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति तो काफ़ी जागरूक रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट खाते हैं, लेकिन दांत ऐसी चीज़ है कि अमूमन हमारा ध्यान तभी उसकी ओर जाता है जब हमें कोई दर्द दांत में उठता है या कोई तकलीफ़ दांत में लगती है। तो अमूमन कौन सी वो बीमारियां हैं जो कि उम्र के साथ साथ होना लाजमी है? देखिए, दांतों के लिए जो मैं इलाज के लिए बताऊंगा कि दांत एक ऐसा प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोई बीमारी होती है तो कुछ दिन तक दवाई खा के आदमी ठीक हो जाता है, लेकिन दांतों की समस्या ऐसी होती है जब तक हम उसमें ट्रीटमेंट ना करें, उसका अच्छे से इलाज ना कराएं, तो वो समस्या दूर नहीं होती हैं। और दांतों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो इंसान अपने घरों में, मोटे लैंग्वेज में बताऊं, झाड़ू लगाता है, जिस हिस्से में झाड़ू नहीं पहुंचता वहीं गंदगी इकट्ठी होती है, उसी से प्रॉब्लम होती है। वही हमारे दांतों के अंदर है। जब हम ब्रश करते हैं, हमारी टेक्निक होती है ब्रश करने का, कुछ लोग होते हैं लगातार मारा 2 मिनट में कर लिया, ब्रश जिस हिस्से में नहीं पहुंच रहा वहीं पे गंदगी इकट्ठी हो रही है। उस गंदगी की होने की वजह से मसूड़ों में स्वेलिंग होती है, पायरिया की समस्या आ जाती है, कैरीज में हो जाता है, जिससे बहुत अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम चालू हो जाती हैं। और मैंने देखा है बेसिकली कि दांतों के इलाज बहुत महंगे होते हैं। आप देखेंगे उसमें कि अगर हम एक RCT कराने जाते हैं तो बहुत महंगा ट्रीटमेंट है। उसके अलावा हम अगर कैपिंग करवा रहे हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा है। अच्छा, हम ब्रेसेल लगवा रहे हैं, वो भी बहुत महंगा ट्रीटमेंट है। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी और बीमारी को लेने के बजाय हम उसकी केयर करें और 2 टाइम ब्रश करें, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद और रात को सोने से पहले। लोगों को अजीब लगता होगा कि ब्रेकफास्ट के बाद, ऐसा क्यों कह रहे हैं डॉक्टर साहब? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वो आफ्टरनून और लंच के बीच में हमें टाइम मिल जाता है जहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा जो दांतों के मसूड़ों के आसपास इकट्ठा नहीं रहता है, और उससे क्या होता है कि हमारे दांतों में एक तो शाइनिंग भी थोड़ी सी बची रहती है, दूसरा क्या होता है कि अगर उससे हट जाने की वजह से, मसूड़े के आसपास की गंदगी हटने की वजह से वहाँ पे सड़न होने की चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने पेशेंट को जो बोलता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि ब्रेकफास्ट के बाद करो और रात को सोने से पहले जरूर ब्रश करना
करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने ब्रेसेस के बात भी कही, तो पूछना चाहेंगे कि जिसके दांत अगर टेढ़े मेढ़े हैं या फिर बाहर निकले हैं मसूड़े से, उन लोग को अधिकतर डॉक्टर्स कहते हैं कि आप ब्रेसेस लगाइए, तो कितना सेफ है ये ब्रेसेस लगाना और कितनी उम्र तक ये इफेक्टिव रह सकता है ब्रेसेस लगाना? देखिए रंजना जी, मैं ब्रेसेस के बारे में दो बताऊंगा। इसके दो ट्रीटमेंट हैं, एक तो नॉर्मल ब्रेसेस ट्रीटमेंट है, एक एडल्ट ट्रीटमेंट है जी 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 जो 35 के बाद होता है। जी नॉर्मल जो होता है वो अपनी 35 से पहले होता है, 15 से लेके 35 के बीच में, वो ज़्यादातर सक्सेस होते हैं। उसमें क्या होता है कि दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उसमें ब्रेसेस लगाया जाता है, उसका लंबा ट्रीटमेंट होता है, वो कम से कम 2 ईयर्स 3 ईयर्स कभी कभी 4 ईयर्स तक होते हैं। और उसके बाद उसका फिर सक्सेस होने के, उसके भी सक्सेस होने के चांसेस कम होते हैं। चांस इसलिए कम होते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेंटेन मांगता है कि आप कुछ भी खा रहे हैं उसके दांतों के बीचों में फंस रहा है, वो फंसेगा ही फंसेगा। उसके लिए आपको चाहे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चाहे लंच कर रहे हैं, चाहे डिनर कर रहे हैं, सॉफ्ट ब्रश से ब्रश करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं ऑर्थो के। उसके बाद क्या होता है कि बोन लॉस, अगर हमारे दांत जो होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, वो दांतों के जड़ों को कवर करके रखते हैं, और मसूड़े जब अपनी जगह से नीचे आना चालू हो जाते हैं, वो आने क्यों चालू हो जाते हैं? जब वहाँ पे गंदगी आसपास इकट्ठी होती है तो अपनी जगह से नीचे आ जाते हैं। अच्छा, मसूड़ों और दांतों के बीचों में जो हमको पकड़ के रखता है उसके अंदर होता है वो हड्डी, बोन, जिसे बोन वो कहते हैं, बोन ग्राफ्ट कहते हैं। अगर हम ज़्यादा उस पर केयर नहीं कर रहे तो वो अपनी जगह से नीचे आते हैं, मसूड़े फूलना चालू हो जाते हैं, जिससे पाइये की भी समस्या हो जाती है। ऑर्थो का ट्रीटमेंट भी ना के बराबर सक्सेस होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए अगर आप ऑर्थो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अगर ब्रेकफास्ट करने के बाद, लंच करने के बाद, डिनर करने के बाद, तीनों टाइम ब्रश जरूर करें। डॉक्टर साहब, अमूमन देखा जाता है कि दांत में कीड़ा लगना, चाहे छोटे उम्र के बच्चे हैं या बड़े हैं, तो ये बहुत ही आम समस्या है। तो कैसे ये समस्या से हम लोग बच सकते हैं? और बच्चों को तो मीठा खाना पसंद होता ही है तो आप इससे पूछना चाहेंगे कि क्या इसका सोल्यूशन है? कीड़े लगने का जो सबसे बड़ी समस्या होता है कि जो मीठा पदार्थ ज़्यादा खा रहे हैं, ज़्यादा शेक ज़्यादा पी रहे हैं या चॉकलेट ज़्यादा खा रहे हैं, बच्चों को रोक भी नहीं सकते आप वो। लेकिन उसमें सबसे अच्छी, सबसे सेफ चीज़ ये होती है कि अगर आप कुछ भी खा रहे हैं उसके बाद अगर कुल्ला कराते हैं पेशेंट को, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी बाहर आ जाती हैं। लेकिन अब ये होता है कि बच्चे को बार बार समझाएं कैसे, तो उसके लिए हमें केयर करना पड़ता है। लेकिन अब ये होता है कि जब हमारी परमानेंट उठा जाते हैं उस समय बच्चा मैच्योर हो जाता है, उसको केयर करता है। लेकिन बचपन में हमें बचाना पड़ता है क्योंकि उसमें भी RCT की ज़रूरत पड़ जाती है बच्चों को, तो उस समय पेरेंट्स को केयर करना चाहिए। और जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उसको खुद की, अपने दांतों की केयर करनी चाहिए, क्योंकि दांत एक ऐसी चीज़ है कि इसका पेन बहुत खतरनाक होता है। इसमें 2 टाइप के पेन होते हैं, एक गुड पेन और एक बैड पेन। गुड पेन क्या होता है कि जब मसूड़ों के आसपास कोई गंदगी इकट्ठी हो जाती है, हम उसको किसी पेन से वो करते हैं, जब वो निकलता है तो बहुत अच्छा फील होता है। अब बैड पेन क्या होता है कि जब हमारी दांतों के अंदर नसों में प्रॉब्लम चालू हो जाती है, जो दिमाग पे, ब्रेन में असर करती है, वो बैड पेन होता है, जिसमें RCT की समस्या चालू हो जाती है। तो ये चीज़ हमको हमेशा समझनी चाहिए। अगर हमें कुछ कोट पेन लग रहा है तो हमें समझना है कि हमारे दांतों के बीच में कुछ फंस गया है, स्केलिंग, रूट प्लेनिंग कराएं किसी डॉक्टर के पास जाकर। अगर बहुत खतरनाक पेन हो रहा है तो ये अपने आप समझ जाइए कि उसमें RCT मांग रहा है, तो फिर वो भी किसी डॉक्टर के पास जाएँ, उसकी RCT कराएं, कैप लगवाएं। क्या अगर बच्चों के दांत में ऐसे प्रॉब्लम है और RCT डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि प्राइवेटाइजेशन हो गया है, तो काफ़ी डॉक्टर्स, प्रॉब्लम छोटी सी होती है लेकिन कहते हैं कि आप RCT करा दीजिए, गैपिंग करा दीजिए, और ख़ासतौर पे 3rd मोलर की बात करें तो काफ़ी डॉक्टर्स उसमें भी RCT करा देते हैं। लेकिन काफ़ी डॉक्टर्स का मानना होता है कि उसको एक्सट्रैक्ट करना ही सही रहता है। तो आपका क्या विचार है? देखिए, ये 2 अलग क्वेश्चन है जी। जो ज़बरदस्ती कर देते हैं, मैं उनके पक्ष में रहता नहीं, क्योंकि जो ट्रीटमेंट जितना चाहिए, मेरा मानना है उतना करो, तो भले पेशेंट 1 की जगह 4, 4 की जगह 5, 5 की जगह 7 आ जाता है, तो वो मैं उनके पक्ष में नहीं रहता। लेकिन जो सजेस्ट कर रहे हैं रियल में, उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, जो कहते हैं लास्ट रूट में कोई ज़रूरत नहीं होती, हमारे सारे दांत एक दूसरे से टच होते हैं। जी, जी। अगर हमने ऊपर का एक भी निकाल दिया तो नीचे, या नीचे वाला निकाल दिया तो ऊपर वाला हवा में आ जाता है, उससे बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम होता है कि दूसरे दांतों पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हमारे लास्ट वाला जो आप मोलर बता रही हैं, अगर अपनी जगह पे सही है, अगर टेढ़ा नहीं है, उसकी रूट अपनी जगह पे ठीक है, तो उसकी RCT करा के उसको बचाना ज़्यादा जरूरी होता है, बजाय निकलवाने के। कि जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल होता है। हाँ, अगर कई होता है कि वो लेटरल साइज होता है, कभी बक्कल साइड दांत डेवलप हो जाता है, तो उसको निकलवाना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। कई बार दांत में अगर दर्द भी है तो देखा जाता है कि गाल के अंदर या मुंह में अल्सर होना या छाले हो जाना, तो कुछ गर्म चीज़ खा लिया तो हो गया, उससे दांत में भी असर हो जाता है। तो इस चीज़ से हम लोग कैसे बच सकते हैं? देखिए, गर्म का तो रीज़न होता है, कभी चिक बाइट हो जाता है तो अल्सर हो जाता है, कभी हमारा कोई दांत बाहर निकल रहा है तो एक दूसरे से टकराते हैं तो अल्सर हो जाता है। तो वो तो एक ट्यूब्स आती हैं, अलग अलग टाइप्स की होती हैं, वो डेंटिस्ट से पूछने के बाद ही, क्योंकि अगर हम उसको कुछ लगा के ठीक कर रहे हैं तो वो दोबारा
प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम बजाय इसके कि हम उस दांत को ठीक कराएं तो वो प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएगी। और डॉक्टर साहब जैसे अमूमन जैसे हम लोग कहते हैं कि दांत में जैसे अब कीड़ा तो लग गया, हमें कोई ऑप्शन नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि निकालना ही पड़ता है, तो क्या वो बच्चों के लिए सेफ़ होता है क्या? हाँ, एक ऐसी बात, जब बच्चे का परमानेंट तो नहीं आया तब तो निकल सकता है वो अपनी हाँ जगह, जी, लेकिन हाँ अगर जी। परमानेंट है तो फिर जाहिर सी बात है उसका ट्रीटमेंट कराना ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन हाँ, जैसे कैरीज हो रहा है ये नॉर्मल समस्या है, ये बहुत सारे लोगों को, जैसे कोई लोग चाय ज़्यादा पीते हैं उससे स्टेन हो जाते हैं, कई लोग माउथ वॉश सोचते हैं कि माउथ वॉश ज़्यादा यूज़ करने से हम फ्रेश नजर आएंगे, लेकिन माउथ वॉश बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, जो मैं पर्सनल अपनी बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितने केस किए मैं बहुत नॉर्मल केसेस में माउथ वॉश यूज़ करने देता था जब तक वो ब्रश टेक्निक ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा। जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी का फ्लैप उठाया और सर्जरी की है, तो अगर मैंने उसको तो उस एरिया में, जिस एरिया में मैंने सर्जरी की है वहाँ पे अगर उसको ब्रश नहीं करने दे रहा तो मैं माउथ वॉश यूज़ करने को कहता था, लेकिन एक समय बाद उसे छोड़ देते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं रोज़ मॉर्निंग में या इवनिंग में क्या करते हैं, माउथ वॉश मुँह में लिया और उसको फिर खुला कर दिया, तो उससे स्टेन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, आप कुछ मीठा खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, दांतों में फंस रहा है, जाहिर सी बात है उस जगह को डैमेज करेगा तो कैरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अमूमन देखा जाता है कि मसूड़ों से खून निकलना काफ़ी आम बात हो जाती है, तो ये क्यों निकलता है डॉक्टर साहब? देखिए, इसको हम पायरिया कहते हैं। ये एक्चुअल में क्या होता है कि जब पेशेंट बहुत सारा गंदगी अपने दांतों के अंदर कई सालों का रख के रखता है, एक दो दिन की ये पायरिया समस्या नहीं है। पायरिया को तो आप ये मान के चलिए कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल। जी। पायरिया भी एक तो एक्यूट होता है, एक क्रॉनिक होता है। एक्यूट होता है जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, क्रॉनिक होता है जो लंबे टाइम में बहुत ज़्यादा। तो आप ये मान के चलिए कि पायरिया के अंदर जिंजिवाइटिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप कोई मसूड़ों से के आसपास के एरिया में अगर गंदगी इकट्ठी होती है तो मसूड़े वहाँ से फूल जाते हैं तो उसके अंदर में जब भी आप ब्रश करेंगे तो वो खून निकलना चालू हो जाता है, मुंह से स्मेल भी बहुत आती है उस केसेस में। उसमें सबसे अच्छा है कि आप स्केलिंग और रूट प्लानिंग अच्छे से कराएं और 2 टाइम ब्रश करें, मॉर्निंग में और इवनिंग में, वो भी सॉफ्ट ब्रश से। ये ऑटोमेटिक मसूड़े अपनी जगह पे सेट हो जाएंगे और पायरिया की समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे कहा जाता है डॉक्टर साहब कि हमको कम से कम साल में 1 या 2 बार अपने कानों की क्लीनिंग करानी चाहिए, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें कितनी बार साल में हमें डॉक्टर के पास जाके अपने दांतों की सफाई करानी चाहिए? देखिए, मेरे अंदाज से मेरा मानना है कि लगभग ईयर में 4 बार, 3 मंथ में 1 टाइम एक बार स्केलिंग तो करवा लेनी चाहिए, जिससे और समस्या नहीं होगी आपको। और जो गुटखा पान खाते हैं उनके लिए तो ये है कि भैया वो पर मंथ चले जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उनके लिए तो सबसे बेटर रहेगा कि दांतों को और बढ़ाना चाहते हैं 8-10 साल 15 साल, तो वो पर मंथ अपनी स्केलिंग रूट प्लानिंग का। जी। डॉक्टर साहब, आप भी सहमत होंगे इस बात से कि जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो आई थिंक जो टंग होती है और ऊपर का पैलेट होता है और जब दांत आने शुरू होते हैं तो फिर उससे काफ़ी स्पीच की बात करें तो वो भी काफ़ी मददगार होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जैसे जब स्पीच की प्रॉब्लम होती है वो कहीं ना कहीं दांत के प्लेसमेंट से भी शायद मैंने सुना है कि होता है, तो उस वाले सिनारियो में फिर आप कैसे डील करते हैं? कुछ में जेनेटिक होता है ये प्रॉब्लम, और कुछ में ऐसा होता है कि दांत बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो प्रॉब्लम होती है, बहुत अंदर की तरफ आ रहे हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो ये समय के हिसाब से ठीक हो जाता है। जो जेनेटिक होता है उसमें लंबा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जैसे हमारे जॉ फूलने की भी आपने बात किया था मसूड़े का, तो काफ़ी बार देखा गया कि कोविड के बाद से काफ़ी लोगों को जॉइंट पेन्स की बात करें, दांतों में दर्द, मसूड़ों में दर्द, वो भी फ़र्क पड़ा है, शायद इम्यूनिटी भी काफ़ी कम हुई है लोगों की। इसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। कोविड में 2021 में मैंने 3-4 मंथ तक अपने रुद्रपुर में सेवा दी थी कोविड की, जिसमें एक भी डेथ नहीं हुए थे। मैंने उसमें साथ में ये भी देखा था कि बहुत सारे पेशेंट जो ब्रश एक के साथ दूसरा यूज़ कर रहे थे वो भी कोविड से बहुत जल्दी ग्रसित हो जा रहे थे, कि वो अपना ब्रश से कोई दूसरा, या जो कोविड वाला पेशेंट है उसका ब्रश किसी अपने फैमिली के पास में है तो पूरी फैमिली, तो उसके थे प्रॉब्लम बहुत थे। और दूसरा इम्यूनिटी पावर लॉस तो हुई है कोरोना के बाद से, बहुत सारी एंटीबायोटिक लोगों को चली हैं, बहुत सारे स्टेरॉइड चले हैं लोगों को, जिससे साइड इफेक्ट तो हुए हैं। और ये हमारे दांतों में भी पायरिया की इसमें समस्या बहुत हो गई है, क्योंकि मसूड़ों के अंदर आसपास खून बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि उसमें ब्लड लॉस बहुत होता था। अगर आप कोविड में हैं और आप ज़रा भी ब्रश लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खून निकलना चालू हो जाता था। उस समय स्केलिंग भी नहीं कर सकते आप, और स्केलिंग करने के लिए भी बहुत सावधानी पूर्वक उसमें स्केलिंग रूट प्लानिंग करनी पड़ती थी। तो कोरोना के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, जो नई बीमारी है और इसमें अभी भी सर्च चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें अभी भी निकल के आ रही हैं।
और काफ़ी लोग होते हैं डॉक्टर साहब जो कि सर्दियों का जो मौसम होता है काफ़ी गरम गरम खा लेते हैं, उससे काफ़ी दिनों तक उनका छाला तो रहता ही है लेकिन दांतों में तकलीफ बढ़ जाती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो जो गरम गरम खा लेते हैं वो सिर्फ दांतों की कोई समस्या नहीं होती उसमें। उसमें क्या होता है कि अगर कोई एरिया जल गया, जिंजाइवा जल गया, तो जाहिर है बर्निंग होती है वहाँ पे, तो वो ट्यूब्स आते हैं अलग, मैंने आपको बताया, तो वो चीज़ होती है। और दूसरा क्या होता है कि उसके लिए थोड़ा सा हमें 2-3 दिन का समय लगता है ठीक होने के लिए, तो उसके लिए ऑन द स्पॉट कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है कि जो उसको ठीक कर देगा, ठीक है। उसमें अगर आपको बर्निंग हो रही है तो आपके ट्यूब्स आते हैं, अलग अलग नाम से आते हैं, कंपनियों के नाम आते हैं, वो मैं बोल नहीं सकता। और आप सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि उस समय आप बहुत ठंडी चीज़ें खाएं, जब मुंह जल गया है तो ठंडी चीज़ें खाएं तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं उस समय के लिए। और एक जगह कहीं पढ़ा था हमने कि कुछ एक केस था, तो उसमें जो बच्चा है उसको मसूड़े को खुजाने में वो एक अच्छा सा प्लेजर मिलता है जब तक कि वो ब्लड निकलता है। और छोटे में अमूमन बच्चे करते ही हैं कि मसूड़े में खुजाते हैं और उसमें खून निकलता है तो उनको आराम मिलता है। तो वो क्या कोई बीमारी वो गुड पेन कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया। एक होता है गुड पेन, होता है बैड पेन। जबरदस्ती निकालते हैं, वो डालते हैं, उनको बहुत अच्छा फील होता है। अगर कोई चीज़ आप पे, जैसे मान लीजिए दांतों के बीच में कोई चीज़ फंस गई है, आप उसको अंदर डालें, बड़ा अच्छा रिलीफ फील होता है। बच्चे ज़्यादा करते हैं और ब्लड भी निकलता है उसमें। वो पाइरिया की समस्या होती है उसमें। ये होता है, उसमें क्या होता है कि आपको स्केलिंग रूट प्लेनिंग कराने की जरूरत होती है। समझ जाइए कि बच्चे के उसके आसपास एरिया गंदगी इकट्ठा हो रहा है, मतलब 2 दांतों के बीच में इंटरडेंटली अगर कोई चीज़ फंस रहा है और वो अलग सा लग रहा है आपको, तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें कुछ करेंगे और वो निकलेगा तो आपको रिलीफ सा फील होता है, तो बच्चे को भी अच्छा लगता है। उसे खून का उसमें कोई परवाह नहीं होता, लेकिन उसको पेन बहुत अच्छा लगता है उस समय, उसे गुड पेन कहते हैं। उसके लिए ऑटोमेटिक ही है कि पेशेंट को जाना चाहिए अपने स्केलिंग रूट प्लेनिंग उस जगह पे करा लेनी चाहिए। और डॉक्टर साहब काफ़ी बार देखा गया कि जब हम लोग खाना खाते हैं स्पेशली नॉनवेज, तो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा ही खुरचते रहते हैं, वो हैबिट बन जाता है। तो ये कितना मतलब सेफ है? आप नहीं, सेफ तो नहीं है, सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है। दांतों के बीचों में जब तक पिक करना, और जब आप नॉनवेज खा रहे हैं तो भी जाहिर सी बात होती है कि आपके ब्रश, कई टाइप के ब्रश आते हैं। अगर गैप है तो प्रॉक्सिमल ब्रश आते हैं जो अंदर बाहर करें जिससे कि गंदगी साफ हो जाए। अगर वो गैप नहीं है तो रोलिंग टेक्निक यूज़ करें। अलग अलग टेक्निक और डेंटिस्ट बताएंगे आपको कौन से टेक्निक से वो निकल जाता है। तो जब भी और कभी क्या होता है कि बहुत इंटरनल, बहुत नीचे तक चला जाता है, उसमें क्यूरेट किया जाता है। क्यूरेट मतलब 2 दांतों के बीचों के अंदर से खोल करके उसमें क्यूरेट करके वो निकाला जाता है, जिससे कि वो फिर अपनी जगह पे डेड टिश्यूज जो होते हैं, जो जिसकी वजह से इरिटेट हो रहा है, वो डेड टिश्यूज निकल जाते हैं, तो फिर नए टिश्यू बन जाते हैं। फिर अगर आदमी ब्रश कर रहा है तो फिर वो अपनी जगह पे डेवलप हो जाता है और मसूड़ा अपनी जगह पे सेट हो जाता है। डॉक्टर साहब आज का जो ज़माना है तो उसमें अधिकतर जो यूथ है वो डेंटल कॉस्मेटिक सर्जरी के तरफ ज़्यादा दिखता है कि वो जा रहे हैं। कुछ लोग अपने गोल्ड कैपिंग करा लेते हैं, और तो कितना मतलब सेफ है और कितना सही है ये करवाना? ये जिनको शौक है ये वही कराएं, नहीं तो मैं इसको सभी सजेस्ट नहीं करता। ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ नुकसान करती हैं। ओरिजिनल चीज़ से छेड़छाड़ कराना हमेशा नुकसान करता है। ये कोई डॉक्टर बताएगा नहीं क्योंकि भैया उसका प्रोफेशन है, लेकिन मैं थोड़ा प्रोफेशन से हटके भी चीज़ें बोल दे जाता हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ ओरिजिनल है आपकी, उसमें ज़बरदस्ती आप गोल्ड के कैप करा रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम करा रहे हैं, या आपने RCT कराने के बाद गोल्ड लगवाया है, तो उससे साइड सी बात है कि कई उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि नॉर्मल ट्रीटमेंट कराएं, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये है कि ये बड़े शहरों में ज़्यादा इसका प्रचलन हो चुका है, मुंबई में हो गया, चंडीगढ़ में हो गया, इनका ज़्यादा है, और जिनको शौक होता है वो कराते हैं। अब तो जैसे ऑर्थो के ट्रीटमेंट भी होते हैं ना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑर्थो के ट्रीटमेंट में भी अब वायरलेस आ गए हैं। उसमें ऐसा होता है कि आपको दिखाई नहीं देंगे और वो बहुत सक्सेस हो रहे हैं, बहुत एडवांस हो चुका है ऑर्थो का ट्रीटमेंट। ऑर्थो में अगर आप चाहें तो अगर आप वायर नहीं लगवाना चाहते हैं, वो थोड़े महंगे होते हैं वो ट्रीटमेंट, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर आप सेट कर दें तो दांत अपनी जगह पे सेट होना चालू हो जाते हैं परमानेंट, और वो देखने में भी अच्छे लगते हैं। बड़े बड़े मॉडल्स और बड़े बड़े लोग आजकल आज के टाइम पे यही एडवांस टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब कभी जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उनका जो टीथ हैं वो निकल जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप वो प्लेट वैसे लगाएं नकली दांतों का जिसको आप रात को पानी में डुबो के रातों रात रखते हैं, एक होता है परमानेंट टीथ पूरा रिप्लेस करना, तो कौन सा वाला ज़्यादा सही रहता है? देखिए मैम, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक एज के बाद आपकी बोन लॉस होना चालू हो जाता है जी। आप 55-60 के पास जाएंगे तो उनके जो ऊपर वाला पैलेटल हो गया, एरिया हो गया, जो भी हो गया ना, इनके बोन लॉस होना चालू हो जाता है उसके एरिया में। तो आप वहाँ पे अगर आप ये परमानेंट लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा टिकता नहीं है। परमानेंट मतलब आप डेंचर की बात कर रही हैं, जो डेंचर लगाते हैं, लेकिन कईयों में टिक भी जाता है, ऐसा नहीं होता। और दूसरा क्या होता है कि आप जैसे कि आप बात करिए इम्प्लांट की, इम्प्लांट हमेशा क्या होता है कि अगर हमारी जो बोन है अगर अपनी जगह पे सही है तो इम्प्लांट सक्सेसफुल होता है। इम्प्लांट हमेशा नए जनरेशन के लोग, आजकल नई टेक्निक हो गई है, जैसे एक्सीडेंट हो रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, बिल्कुल आते अपनी जगह सेट हो जाती हैं। तो बहुत एडवांस टेक्निक हो गई हैं, इसमें इम्प्लांट बहुत सक्सेस होते हैं। इम्प्लांट अगर आदमी करा रहा है अपना, तो अगर किसी अच्छे डेंटिस्ट से करा रहा है तो इम्प्लांट को पता भी नहीं चलेगा कि आप ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। डॉक्टर साहब उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिनको
ठंडा गर्म दोनों चीज़ बहुत सेंसिटिव उनके दांत होते हैं और वो प्रॉपर्ली खा भी नहीं पाते हैं, उनके लिए क्या आपका मैसेज है? देखिए, उनका समस्या क्या होती है कि जो दांत होते हैं ना, उनके बड़े बड़े दिखाई देते हैं, जिनको ठंडा गर्म ज़्यादा लगता है। उसका मतलब क्या होता है कि जो दांत का ऊपर वाला हिस्सा और जो जड़ के आसपास के मसूड़े अपनी जगह से नीचे आ गए हैं। जाहिर सी बात है कि जो मसूड़े ने जिसको कवर किया उसमें डायरेक्ट कोई चीज़ मारो तो ठंडा ठंडा गर्म लगता है। तो जाहिर सी बात है कि उस जगहों को हम अपने अच्छे से सफाई कराएं और ब्रश करते रहें, तो मसूड़े बहुत हद, अगर एज ज़्यादा नहीं है तो ऊपर आ जाते हैं। एज ज़्यादा है तो ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर आप लगातार सफाई करते रहें तो इससे हम बहुत ज़्यादा तक निजात पा सकते हैं। और दांतों के अगर हम कुछ इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले बीपी वगैरह लिया जाता है, तो क्या संबंध है इन दोनों जी का? जी बिल्कुल। अगर आपका बीपी हाई है, आपको शुगर है, अगर आपका ब्लड लॉस होना चालू हो गया तो रुकता नहीं है। आप स्केलिंग करिए तो बहुत तेज़ी से ब्लड निकलना चालू हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। संबंध इसका एक छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ब्लड लॉस होगा तो जाहिर सी बात है कि इसकी प्रॉब्लम होगी। तो ये मेन रीज़न यही होता है कि हम बीपी हो गया या शुगर हो गया नापने के बाद ही और डेंटल का ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि माउथ कैंसर के लक्षण क्या होते हैं? माउथ कैंसर के सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण ये होते हैं कि आपको बहुत धीरे धीरे पता चलता है, लेकिन आप उस जगह से, जैसे आपके मान लीजिए साइड में आपको कैंसर होना चालू हुआ है, उस जगह कुछ भी चीज़ आप रख नहीं पाएंगे। पेन करेगा? हाँ, पेन बहुत करता है और अपना मुंह खुलना बंद हो जाता है। आपके मुंह चारों जैसे पूरा ओपन करते हैं, वो मुंह खुलना बहुत कम हो जाता है धीरे धीरे। जो स्मोकिंग करते हैं ज़्यादातर, आप देखा होगा आपने, या जो पान गुटखा ज़्यादा खाते हैं, उनके मुंह 2 फिंगर भी मुश्किल से जाते हैं उनके उसमें। तो ये लक्षण है, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे पता चलता है। जब तक हो चुका होता है तब तक इसका ट्रीटमेंट फिर बहुत लंबा हो चलता है और बहुत महंगा होता है। मेरा तो मानना ये है कि माउथ कैंसर सबसे ज़्यादा सुर्ती, गुटखा, पान मसाला, पान खाने से होता है, तो ये ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हर किसी के लिए। काफ़ी बार डॉक्टर साहब लोगों के मुंह से सलाइवा बहुत गिरता है बात करते हुए, वैसे भी तो क्या इसका भी कुछ संबंध है? नहीं, उसका कोई संबंध नहीं है। किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम होती है सलाइवा निकलना, कुछ बोलते हुए में थूकते भी हैं, कुछ अलग अलग वो होती है। उसके लिए अब आपके मुंह में ऑर्थो के वो आते हैं लगाने के लिए, वो आप जाओगे तो उसकी वो समस्या दूर हो सकती है। वो उतनी बड़ी चीज़ नहीं है। वो आर्टिफिशियल? हाँ आते हैं, हाँ, मुंह बंद रहता है उसमें। आप सोते समय भी कई आज एक दूसरे से दांत कटकटाते हैं लोग सोते हैं, तो उसके आपके लिए अलग अलग चीज़ें आती हैं। पूछना चाहेंगे कि एक एज के बाद बोन लॉस होना शुरू होने लगता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक एज के बाद बोन लॉस का मैंने बताया ना, सबसे बड़ी समस्या पायरिया की होती है कि जो आदमी कई सालों तक, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कभी ब्रश दांतों से करते हैं, कभी उंगली फिंगर से करते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या चालू होती है। और फिर जाहिर सी बात है कि जब मसूड़ों के अंदर जो बीच में जो भी दांत हमारे एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है हड्डी, वो घुलना चालू हो जाती है और वो अपनी जगह से नीचे आना चालू हो जाती है। इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि इसका ट्रीटमेंट है। इसको हम आराम से सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसकी फ्लैप सर्जरी कहते हैं इसको, जिसमें हम मसूड़ों को उठाते हैं, अंदर जितने डेड टिश्यूज होते हैं, जितने भी उसमें जो मर गए हो, जितने भी गंदगी होती है, उसको हम बाहर करते हैं, क्यूरेट करते हैं, बिल्कुल स्केलरिंग करते हैं। अंदर से जब पूरे निकालने के बाद अगर बोन ज़्यादा घट गया है तो उसमें बोन ग्राफ्ट डाला जाता है, फिर उसको हम सूचरिंग कर देते हैं। उसके बाद वो 7 डेज़ या 8 डेज़ के बाद उसको कट किया जाता है सूचर को, और फिर हम देखते हैं लगातार ब्रशिंग टेक्निक फिर पेशेंट को यूज़ करनी है कि अच्छे से ब्रश करना है और दोनों टाइम ब्रश करना है। अगर वो करता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें बोन बनना चालू हो जाता है और फिर वो पेशेंट पहले से ज़्यादा रिलीफ भी मिल जाता है और दांत थोड़े और समय के लिए स्ट्रांग हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, अपने मसूड़ों को और अपने दांतों को हेल्दी बनाने के लिए क्या कोई डाइट आप रिकमेंड करेंगे? जी बिल्कुल, आप दूध पिया करिए अगर जो करना है, लेकिन दूध पीने के बाद कुल्ला ज़रूर करें आप। कैल्शियम हमारे उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि आसपास के एरिया में कोई गंदगी ना हो, तो ऐसे कोई तत्व खा रहे हैं जैसे कि चॉकलेट खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, तो या तो हम ब्रश कर लें, ब्रश नहीं कर पा रहे तो कम से कम कुल्ला तो कर ही लें। और डॉक्टर साहब, अमूमन देखा गया है कि गाँव के इलाकों में लोग आज भी पेड़ की छाल से ब्रश करते हैं, तो वो जो हमारे टूथपेस्ट आ रहे हैं नए नए और मेडिकेटेड है, उसको भी इस्तेमाल नहीं करते, बस उनको है कि पेड़ की छाल से, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये समस्या बहुत थी। जब मैं अपने कॉलेज टाइम में केस करता था, ऐसी बहुत सारी गांव की महिलाएं आती थीं जिन्होंने 50 सालों से 20-60 सालों से ब्रश नहीं किया हुआ है। उनके जिंजाइवा में अगर कुछ टच करो तो बिल्कुल पस निकलना चालू, गंदगी निकलना चालू। उसके बाद क्या होता था कि हमने अगर वहाँ से स्केलिंग की तो उनके दांत हिलने चालू हो जाते थे। फिर वो उनका कहना ये होता था कि हमने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दांत खराब कर दिया हमारे, जबकि वो ये भूल जाती हैं कि आसपास के एरिया जो गंदगी की वजह से उनकी दांतों को जकड़ रखा है, लेकिन वो कुछ खा रही हैं, उनको प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन वहाँ अगर हम गंदगी हटा रहे हैं तो दांत हिलना चालू हो जाते हैं। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा समस्या है, आज भी गाँवों की तरफ ये ज़्यादा है। अगर हम ब्रश नहीं कर रहे, अगर हम दातुन से ब्रश कर रहे हैं तो ये इसका जाहिर सी बात है कि इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि दातुन पूरी तरह से नीट एंड क्लीन नहीं करता। मैं किसी भी टूथपेस्ट की वो नहीं कर रहा, आप कोई भी पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप 2 टाइम सॉफ्ट ब्रश से करें पेस्ट, टूथपेस्ट कोई भी यूज़ कर लें तो उसके बहुत फ़ायदे पहुँचते हैं। गाँव में इसकी अभी भी
इस चीज़ की कमी है जी। अवेयरनेस जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और डॉक्टर साहब कभी कभार कुछ हार्ड हम लोग क्रश कर लेते हैं, जैसे अखरोट कर लिया, तो दांत के नीचे वाला हिस्से का थोड़ा सा चूरा निकल गया सपोज, तो उसका फिर क्या इलाज रहेगा? देखिए वो एक्चुअल में क्या होता है, ये पहली बात तो जो ये करना नहीं चाहिए, कोई बॉटल खोलते हैं कुछ वो करते हैं, फिर उसमें फिर ट्रीटमेंट लंबा स्टार्ट हो जाता है उस चीज़ का कराने के लिए। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो इसके भी ट्रीटमेंट है, आप चाहे तो डेंटिस्ट को दिखा के इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपसे भेंट वार्ता करके बहुत आनंद आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी हमारा ये वाला एपिसोड बाकी एपिसोड्स की तरह बेहद पसंद आया होगा। चलते चलते कहना चाहूँगी कि मुश्किलें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, लेकिन पा लेता है वही मंजिल जो कभी हार नहीं मानता। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि द कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन उत्तराखंड पर। आप फिलहाल हमारे आज के मेहमान डॉक्टर प्रतीक सिंह जी को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।